चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये सेक्शन 8 डील कर रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई से। कब कब किस किस सिचुएशन में सप्लाई इंट्रा स्टेट कहलाएगी, गुड्स की, सर्विस की। इंट्रा स्टेट सप्लाई व्हेन वैसे आप अभी डिस्कस कर चुके हो, व्हेन लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर इन द सेम स्टेट और इन द सेम यूनियन टेरिटरी। तो सप्लाई कैसी कहलाती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। द सप्लाई टू और बाई एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट कैसी होगी? अगर मैं इसे आगे न पढ़ूं, अगर दोनों सेम स्टेट में है तो एसईजेड यूनिट है ना, वो हमेशा इंटरस्टेट होगी। एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर से ट्रांजैक्शन होगी, बेशक सेम स्टेट में तो भी इंटरस्टेट ही है। सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। Interstate supply. The interstate supply of service means when the location of supplier of service and the place of supply of service are in the same state। जैसे मैंने अभी NIFM और अंबिका की बात करी है ना, NIFM और क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे, तो ये कैसी सप्लाई है? इंट्रास्टेट सप्लाई है ना, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर भी दिल्ली में और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों दिल्ली में है ना, दोनों दिल्ली में, तो वो इंट्रास्टेट सप्लाई है। और इसके लिए अभी तो हम नेचर डिसाइड कर रहे हैं, जब प्लेस ऑफ सप्लाई एक्चुअल में डिसाइड करेंगे सेक्शन 12 से डील करेंगे है ना। सेक्शन 9 सेक्शन 9 सप्लाई ऑफ टेरिटोरियल वाटर। अगर आप पानी में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो पानी में है, जैसे वो क्या नाम लेते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह होते हैं, ऑयल और मिनरल एक्सट्रैक्शन वाले होते हैं, शिपिंग वाले होते हैं, तो इंडिया के कोस्ट लाइन से, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक सब इंडिया है। 12 नॉटिकल माइल तक पानी में, 12 नॉटिकल माइल तक सब इंडिया है। तो व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन टेरिटोरियल वाटर, द लोकेशन ऑफ सच सप्लायर, यानी कि अगर जो मान लीजिए जो ऑयल मिनरल के एक्सट्रैक्शन के बिजनेस में है, जो पानी में एक्सप्लोरेशन करते हैं, जैसे बॉम्बे में है, बॉम्बे हाई, ये नो बॉम्बे हाई रिलायंस की रिफाइनरी है जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम करते हो, तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होगी तो किसकी लोकेशन दी जाएगी? लोकेशन ऑफ सच सप्लायर। अगर दोनों पानी में ही है, दोनों वाटर टेरिटोरियल में है, टेरिटोरियल वाटर में है, तो क्या होगा? दोनों अगर टेरिटोरियल वाटर में हैं और दोनों 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल तक हैं, तो वो तो इंडिया है 12 नॉटिकल माइल तक, तो दोनों अगर 12 नॉटिकल माइल के अंदर हैं तो कैसी आएगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई है ना, दोनों उसी वाटर टेरिटोरियल में है। अगर आप वाटर टेरिटोरियल में हो, टेरिटोरियल वाटर में हो, टेरिटोरियल वाटर में हो, तो सप्लाई कैसी है? इंट्रा स्टेट। अभी तक जो बात हो रही थी वो सरफेस की बात हो रही थी, ये हो रही है टेरिटोरियल वाटर की। आप क्योंकि 12 नॉटिकल माइल तक इंटरनेशनल संधि के हिसाब से 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया कहलाता है। ये इनकम टैक्स में भी आता है ना, इनकम टैक्स में भी काम आता है बाद में। अब आते हैं असली प्लेस ऑफ सप्लाई पे। यहाँ तक ठीक है, सेक्शन 7 सेक्शन 8 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेचर पढ़ रहे थे हम है ना, नेचर डिसाइड हो जाएगी तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई पे चलते हैं। एक्चुअली प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड कैसे होगा? डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई, determining the place important due to the basic structure of GST, destination based consumption है। GST का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जहाँ पे मूव हो जाएगी गुड्स वहाँ पे टैक्स चला जाएगा। अगर गुड्स कहीं नहीं जा पा रही है, अगर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, तो जहाँ गुड्स जाएगी वहाँ पे टैक्स चला जाएगा है ना। The on and place of supply and location of supplier are essential component through which it can be ascertained that the tax amount should be shared with which state और UT था असल में, ये यूपी लिखिए कि आप किस स्टेट को टैक्स भेजोगे, टैक्स किस स्टेट को जाना चाहिए, कैसे पता लगेगा? बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन पता होने चाहिए। सेक्शन 10 द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। सेक्शन 10 केवल बात करता है जो इंडिया, जब बायर और सेलर दोनों कहाँ पर हैं? इंडिया में है ना। यानी कि इसका कहने का मतलब है अगर सेक्शन 10 से पता लगाना है तो जब बायर और सेलर दोनों इंडिया में है तो सेक्शन 10 बताएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड, यानी कि जब आप इंडिया में सामान खरीदोगे या इंडिया से बाहर चले जाओगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन कैसे पता लगेगा? सेक्शन 11 से। गुड्स की बात हो रही है अभी है ना,
सर्विस के बारे में अगर सेलर और बायर दोनों से इंडिया में है तो सेक्शन 12, अगर बायर और सेलर में से कोई एक बाहर है सर्विस के केस में तो सेक्शन 13, यानी कि सेक्शन 10 और सेक्शन 12 डील करते हैं व्हेन सप्लाई, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 12 ये डील करते हैं सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऐसा नहीं होगा गड़बड़ेगा, ये दोनों डील करते हैं व्हेन बायर एंड सेलर बोथ कहाँ पे बोथ आर इन इंडिया, जब दोनों के दोनों इंडिया में है ना। कौन कौन से, अब 10 कहता है गुड्स के लिए, 12 कहता है सर्विस के लिए, 12 कहता है सर्विस, यानी कि गुड्स और सर्विस दोनों के बायर और सेलर इंडिया में है ना। अदर देन इंपोर्ट लिखा है, तो अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट टू और एक्सपोर्ट है ना, तो एक्सपोर्ट फ्रॉम। तो अगर गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं जब दोनों के दोनों लोग इंडिया में हैं, सर्विस के बारे में बात करेंगे जब दोनों के दोनों लोग इंडिया में हैं, है ना। 12, 10 और 12, 11 और 13 बात करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में, गुड्स और सर्विस। 11 इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और 13 इंपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया सर्विस। मेनली अभी हम बात कर रहे हैं जब गुड्स की सप्लाई हो रही है और दोनों के दोनों लोग कहाँ पर हैं, इंडिया में। सेक्शन 10 की बात कर रहे हैं अभी, है ना, केवल पहले। अब देखो एक चीज़ देखते हैं, सेक्शन 10 आपको क्या बोल रहा है कि ऑफ IGST एक्ट। अब इसके अभी 2-3 एग्जांपल करते हैं। हर केस में बायर और सेलर कहाँ पर हैं, बायर एंड सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी लिख सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे, हाँ जी, गुड्स और सर्विसेज नहीं लिख सकता, सेक्शन 10 तो गुड की बात कर रहा है, हाँ गुड बच्चा। से बोथ और सेलर और गुड्स आर इंडिया, आर इन इंडिया, यहाँ पे सर्विस नहीं लिख सकते हैं ना, आर इन इंडिया ओनली, जब दोनों के दोनों इंडिया में हैं। अब एक एक करके ध्यान से समझते रहना। ये ABC लिमिटेड है, ये मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में है, और दिल्ली में GST नंबर है इसके पास, दिल्ली रजिस्टर्ड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ तक सिचुएशन है। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक की सिचुएशन क्लियर है सबको, ठीक है। ABC लिमिटेड दिल्ली में एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, और दिल्ली में उसका GST नंबर है। ये मिस्टर वाई इससे गुड्स खरीदते हैं, मिस्टर वाई ऑफ दिल्ली, दिल्ली रजिस्टर्ड है ये भी, है ना। मिस्टर वाई का भी दिल्ली में ही रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है GST नंबर मिस्टर वाई का। अब यहाँ पे गुड्स परचेज करी मिस्टर ए ने गुड्स, तो ये कौन सा GST लगाएगा अब ABC इसके लिए। ABC से मिस्टर वाई ने गुड्स खरीदी हैं, वाई का भी नंबर GST में दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है, तो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, पहली बात इंटरस्टेट, चलो इंट्रास्टेट, गुड, यहाँ तक सिचुएशन ठीक है। ये हो गई इंट्रास्टेट, इंट्रा होगी तो फिर C+S लगेगा, है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब एक और कहते हैं, ये है मिस्टर डी, अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसके पास GST नंबर ही नहीं है, लेकिन है ये दिल्ली का, अनरजिस्टर्ड रिजाइडिंग इन दिल्ली, दिल्ली का ही पर्सन है भी। अब इसके साथ ट्रांजैक्शन होगी, इसके साथ ट्रांजैक्शन हुई है, इसके साथ ट्रांजैक्शन हुई, तो कैसी ट्रांजैक्शन है ये, इसके पास GST नंबर नहीं है, डी के पास, ध्यान रखना। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट होगा, लेकिन RCM के बेस पे ABC लिमिटेड को टैक्स पे करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा शायद थोड़ा सा आगे चले गए, ऐसा नहीं है कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं है, मतलब अभी हमने सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करी है। RCM तो आएगा नहीं बच्चा वैसे भी इसमें ना। देखो RCM हमेशा रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे करता है, इसमें सामान किसने रिसीव करा है, हाँ डी ने रिसीव करा है। RCM हमेशा रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस पे करता है, ये ध्यान रखना बस सेलर और गुड्स और सर्विस नहीं करता कभी भी, है ना। हाँ जी, RCM सेलर कभी पे नहीं करता, RCM रिसिपिएंट करता है। तो डी रिसिपिएंट तो डी है, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, भाई विनय सॉरी बच्चा, इससे ज़्यादा बात नहीं बोल रहे हैं, ये इंटरस्टेट है भाई। देखो वैसा ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो फिर इंटर कैसे हो सकती है। इंटर में तो एक आदमी को बाहर जाना होता है ना,
अनरजिस्टर्ड से आप एक बार सुनो, आप मोबाइल खरीदो, आप हरियाणा में हो, आप हरियाणा से मोबाइल खरीदते हो, जब बिल देखोगे ना आज घर जाके देखना उसमें क्या लगा रखा है, CGST SGST लगाया होगा, बेशक उस मोबाइल को लेकर दिल्ली आ जाओ, है ना। आप कुछ भी सामान खरीदोगे अपनी स्टेट में, आपके पास GST नंबर होना जरूरी कोई है। एक बात ध्यान रखना, बायर के पास GST होना जरूरी नहीं है कभी भी, सेलर के पास GST होना चाहिए, है ना। सेक्शन 22 और सेक्शन 24 किसके ऊपर था? अगर मैं RCM को छोड़ दूं, सेक्शन 24 के अंदर एक जगह पे ऐसा था, सर वो बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर RCM वाले को GST लेना पड़ता है, लेकिन बाकी सारे केसों में अगर RCM छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो बाकी सारे केसों में सेलर ऑफ गुड्स और सर्विस के पास GST नंबर होना चाहिए, बायर के पास होना जरूरी नहीं है। बायर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बायर को अगर GST का नंबर नहीं है तो उसका नुकसान क्या है? अगर मान लो बायर के पास GST नंबर नहीं है तो व्हाट इज द लॉस फॉर बायर? ITC नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। तो ITC नहीं मिलेगा, ITC का नुकसान तो सरकार का नुकसान है कोई नहीं, बायर का नुकसान है। सरकार को तो उल्टा फायदा है, सरकार तो चाहती है अब ITC मत लो किसी भी चीज़ का, तो सरकार को कोई नुकसान नहीं है। तो जब तक गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू का लॉस नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट आपको हिटबैक करेगी नहीं करेगी, है ना। गवर्नमेंट आपको हिटबैक कब करती है? जब उसका रेवेन्यू का लॉस होगा, तो उसका रेवेन्यू का लॉस होगा तो प्रॉब्लम है। ये अनरजिस्टर्ड तो मैंने जानबूझ के डाला था, कोई तो फंस जाएगा, चलो एक बच्चा ही फंस गया, मेरी मेहनत काम आ गई। तो अनरजिस्टर्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या देखना है? स्टेट, दोनों सेम स्टेट में, स्टेट ये दोनों सेम स्टेट में, दिल्ली में। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं इसे अच्छा एक और इसमें आ जाएगा, अभी तो एक और आ जाएगा ना इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये आया है मिस्टर P फ्रॉम चेन्नई, मिस्टर P फ्रॉम चेन्नई, दिल्ली आया ये, ध्यान रखना। अब बताओ ये कैसी ट्रांजैक्शन है, बस समझा देता हूँ। मिस्टर P फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से आया, GST नंबर नहीं है अभी, इसके बाद ध्यान रखना, अभी रजिस्टर्ड नहीं लिखा मैंने, है ना, अनरजिस्टर्ड ही है। ही इज ऑल्सो अनरजिस्टर्ड पर्सन, ही केम फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली and visited the factory of ABC Limited. From there he bought a goods of ₹5 लाख। उसने 5 लाख रुपए का सामान खरीद लिया। अब कौन सा टैक्स लगेगा? दिल्ली में ही उसकी फैक्ट्री से सामान लिया, 5 लाख रुपए का, अपनी गाड़ी में लदवाया, जहां मर्जी ले जाए। अब कौन सा GST लगेगा? इंट्रा स्टेट CGST SGST। अगर चेन्नई वाले के पास में रजिस्टर्ड GST नंबर होता, वहाँ से अगर बिजनेस करते तो इंटर लगता था, लेकिन उसके पास में रजिस्टर्ड नंबर भी नहीं है और दिल्ली आके परचेस करा तो इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट कह रहे हो, इंट्रास्टेट कह रहे हो? इंट्रा और इंटर, इंटर, हाँ जी, इंट्रा, अच्छा सॉरी, हाँ इंटर, हाँ मैं वही सुनने में कन्फ्यूजन हो रहा। आप कह रहे हो, एक मिनट सॉरी, अच्छा अभी इसे ही होल्ड करते हैं ना एक बार, थोड़ा सा यही तो मज़ा है GST में या किसी भी एक्ट को समझने में। हाँ तो अच्छी बात है ना। देखो जितना आप वो करोगे, एनालिसिस करोगे, उतना ही आप क्लैरिटी भी लाओगे ना। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, 2 लाइन रटा दूंगा तो जैसे लाइन बिगड़ जाएगी तो काम खराब हो जाएगा। मैं रटा के, मेरे को समझ नहीं आती कहानी, मेरे को नहीं आती, मैं दूसरों को समझाऊँ। अब देखो, अब एक ये और आया भला आदमी, मिस्टर, चलो आपके यार मिस्टर बहुत आ गए ना, मैसेस XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड इन UP, came to Delhi, bought goods ₹15 lakh from ABC दिल्ली। अब IGST लगेगा? सारे IGST वाले हैं, मतलब इंटर स्टेट वाले, या कोई और चेंज भी कर रहा है? हाँ जी, सब इंटर वाले हैं, कोई इंट्रा वाला भी है इसमें? अच्छा एक चीज़ ये बता दो कि इस वाले ट्रांजैक्शन और इस वाले ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क है, अदर देन कि UP और चेन्नई, कोई और फ़र्क है? हाँ सर, फर्म का नाम अलग है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का फ़र्क है। अच्छा, हम अभी सेक्शन 7 पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ पे कहीं लिखा था कि बायर या सेलर का रजिस्ट्रेशन का कोई चीज़ मैटर करती है? कहीं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई प्रोविज़न पढ़ के आए हम? रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो कोई प्रोविज़न था नहीं कि मतलब सेलर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, बायर के लिए तो कोई रजिस्ट्रेशन था नहीं।
यानी कि यहाँ पे बायर अनरजिस्टर्ड था तो बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ कि ये ट्रांजेक्शन इंट्रा भी हो सकती है। यहाँ पे बायर जैसे ही रजिस्टर्ड हो गया तो बाय डिफॉल्ट आप कह रहे हो हमेशा इंटर ही होगा, यही तो कह रहे हो आप? नहीं सर, उसकी वजह से नहीं। हाँ बताओ, फिर किसकी वजह से बताओ? तो यूपी जो है ये यूपी में है, जो एक्सरसाइज तो यूपी से है, यूपी से आए दिल्ली में। हाँ तो पड़ोसियों का ख्याल रख लेते हैं हम ना, चेन्नई वाले तो बहुत दूर के हैं, उनका क्या करें? ऐसा है? नहीं, यूपी अलग स्टेट है बेटा। चेन्नई जैसे चेन्नई अलग स्टेट है ऐसे यूपी भी अलग है, दूसरी स्टेट। हाँ तो ये वाला आदमी भी तो देखो, इसने भी तो सेम काम करा। मिस्टर पी ने चेन्नई से बेचारा दौड़ के आया, एबीसी की फैक्ट्री में आया, 5 लाख का सामान लिया। यूपी वाला भी यूपी से दिल्ली आया, एबीसी की फैक्ट्री में आया, 15 लाख रुपए का सामान लिया। दोनों तो बातें सेम है। अगर वो इंटर स्टेट है बाय डिफॉल्ट तो ये भी बाय डिफॉल्ट इंटर स्टेट ही है, इंट्रा स्टेट नहीं हो सकती। अब ध्यान सुनो, जीएसटी क्या कहता है? वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, है ना, वेयर डिलीवरी ऑफ गुड्स टर्मिनेट, जहां पे सामान चला जाएगा। ये जो पी है ये 5 लाख रुपए, मिस्टर पी जो 5 लाख रुपए का सामान है लेके कहाँ जाएगा? कहाँ लेके जाएगा? चेन्नई। तो सामान कहाँ पे डिलीवरी कहाँ टर्मिनेट होगी? डिलीवरी कहाँ टर्मिनेट होगी? और ये मिस्टर XYZ वाला सामान लेके कहाँ जाएगा? यूपी। डिलीवरी कहाँ टर्मिनेट हो रही है? यूपी। दोनों का डेस्टिनेशन कहाँ है? आउटसाइड दिल्ली। दोनों का डेस्टिनेशन क्या है? आउटसाइड द दिल्ली। तो दोनों ट्रांजैक्शन कैसे हो गई? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। IGST विल बी अट्रैक्टेड, IGST लगेगा। दोनों ट्रांजैक्शन IGST हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। क्योंकि देखो टैक्स क्या कहता है? वेयर इन केस ऑफ द गुड्स वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड, तो द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी वेयर द डिलीवरी ऑफ गुड्स टर्मिनेट। ध्यान से सुनना, वेयर इन केस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स एंड वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट होनी है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर डिलीवरी टर्मिनेट्स, जहाँ पे डिलीवरी जाके एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दी, क्या ये 15 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का सामान यहीं खर्च कर रहा है? नहीं, इसको लेके कहाँ जा रहा है? चेन्नई। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप सामान बेचते हो और आपको पता है, शायद पता ही होगा मेरे ख्याल से, एक ई वे बिल का कंसेप्ट है जीएसटी में। ई वे बिल सुना है आपने? ई वे बिल कब बनता है? अगर इंटर स्टेट सप्लाई है और 50,000 रुपये से ज़्यादा का वैल्यू है तो ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा। एंड ई वे बिल बनाने के लिए रूल 46 लगता है। रूल 46 कहता है ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स की मूवमेंट को कर रहा है। यहाँ पर पी भी कर सकता है, एज ए अनरजिस्टर्ड बायर पी जीएसटी में ई वे बिल बना सकता है। एबीसी लिमिटेड कोई भी बना सकता है माने को, तो ए भी बना सकता है और एबीसी लिमिटेड भी ई वे बिल बना सकती है और पी भी बना सकता है। लेकिन रूल 46 ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी सेलर के ऊपर। अगर वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो नाउ एबीसी लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंशन द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड एड्रेस ऑफ द बायर। समझ रहे हो? रूल 46 ने इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि ये क्या करेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई डालेगा, एड्रेस ऑफ द बायर डालेगा और स्टेट का कोड डालेगा। तो जैसे ही वो स्टेट का कोड डालेगा तो क्या लिखेगा? चेन्नई। प्लेस ऑफ सप्लाई लिखेगा चेन्नई। तो अब क्या होगा? सप्लाई कैसी हो गई? इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। इंटर स्टेट सप्लाई को जब ई वे बिल बनाएगा, 50,000 से ऊपर ज़्यादा सामान है, ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे दिल्ली डाल दे तो क्या ये मिस्टर पी इस सामान को दिल्ली के बाहर ले जा पाएगा? अगर कहीं पकड़ा गया तो पेनल्टी लग जाएगी। अगर पकड़ा गया तो सामान की पेनल्टी किस पे लगनी है? एबीसी पे या पी पर? एबीसी पे, क्योंकि एबीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है डिपार्टमेंट ने। अगर वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीडिंग 50,000 देन ही इज रिक्वायर्ड, मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू मेंशन द एड्रेस ऑफ द बायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एंड स्टेट कोड ऑफ द बायर, किस स्टेट में वो सामान लेके जाएगा तो उसको डालना पड़ेगा। अब पेनल्टी एबीसी पे लग जाएगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एबीसी की। यानी कि अगर मान लो एबीसी आम आदमी पार्टी का समर्थक लेगा तो सारा सामान दिल्ली में बेच के चलता रहेगा, सारा टैक्स दिल्ली सरकार को चलाएगा। चेन्नई वाले तो बेचारे शक्ल देखते रहेंगे, कभी उनको टैक्स पहुंचेगा नहीं, लोग सामान ले लेके वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो जाए कोई व्यापारी गलती भी ना कर दे, मतलब वो तो मजाक वाली बात है, लेकिन गलती से भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि अगर किसी का नुकसान होगा तो मुझे 5 साल तक तो कंपनसेशन सेस भी देना था।
तो उसने इसलिए प्रोविज़न बनाया कि 50,000 रुपये से कम की वैल्यू अगर, तो एक तो ई वे बिल नहीं लगता, दूसरा स्टेट गवर्नमेंटों ने आपस में सहमति कर ली थी। स्टेट गवर्नमेंट ने, हालांकि 18 जुलाई 2022 के नोटिफिकेशन के बाद अब इस कंसेंस का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, लेकिन इन्होंने जब जीएसटी आया था तो सभी स्टेट गवर्नमेंट में आपस में एग्रीड हो गए थे, अगर किसी गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपये से कम है, यानी कि ई वे बिल नहीं बनाना पड़ेगा, तो उसमें आप CGST लगाओ, SGST लगाओ, IGST लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर ये सामान केवल 50,000 रुपये से कम का होता तो इस पर CGST SGST लग सकता था। ध्यान रखना, ध्यान से कह रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर जब GST आया था, ऑल द स्टेट हैज एग्रीड दैट इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स इज लेस देन 50,000 देन इट इज़ द ऑप्शन ऑफ द सेलर। ये ऑप्शन के ऊपर, सेलर के ऊपर ऑप्शन है, वो CGST लगाएगा, SGST लगाएगा या फिर IGST लगाएगा, अगर वैल्यू ऑफ गुड्स इज लेस देन 50,000, ठीक है। लेकिन ये जो जुलाई 2022 में नोटिफिकेशन है, इन्होंने बोला नहीं, मैंडेटरी या प्लेस ऑफ सप्लाई डालना ही पड़ेगा अब तुम्हें, चाहे 50,000 से कम ही है। तो जब प्लेस ऑफ सप्लाई डालोगे तो अगेन क्या होगा, जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो वाली नीचे चली जाएगी। पहले उन्होंने एग्री कर लिया था, लेकिन कुछ स्टेटों में नुकसान हो रहा होगा, तो उन स्टेटों ने बोला नहीं, ये तो हमारा नुकसान कर रहे हैं, सारे बिल 40,000, 50,000, 30,000, 60,000 के बाद में अपने स्टेट में टैक्स रखे जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए अब उन्होंने कहा नहीं, ये आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डालना ही पड़ेगा, दोबारा उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। तो लेकिन क्या कहानी है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई डालोगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई डालते ही पता लग जाएगा, CGST लगेगा, SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा, है ना। जब जब मैं SGST कर रहा हूँ तो इट मीन्स UT/GST इज इंक्लूडेड, अगर बायर यूनियन टेरिटरी में होगा। यहाँ तक क्लियर होगी सिचुएशन। सर इंटरस्टेट के केस में अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो भी मतलब सर ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा ना? नहीं बच्चा, 50,000 से कम तो कभी ई वे बिल जनरेट नहीं करना पड़ता, किसी भी स्टेट में नहीं। स्टेट के केस में मैं वही कह रहा हूँ ना। देखो पहली बात तो मैं ई वे बिल कंसेप्ट आया ही था इंटर स्टेट के लिए, है ना। इंटर स्टेट के लिए तो है, इंटर स्टेट के लिए भी, जैसे यूपी में है, यूपी में 50,000 से ज़्यादा की गुड्स होगी तो भी इंटर स्टेट में भी GST लगता है, ई वे बिल लगता है। लेकिन अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से कम है तो ना इंट्रा स्टेट ना इंटर स्टेट कभी ई वे बिल नहीं बनाना पड़ा। जब जब गुड्स की वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ द बिल इंक्लूडिंग द GST, गुड्स की वैल्यू नहीं है, मतलब टोटल वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग द टैक्सेज, इफ द अमाउंट इज लेस देन 50,000, इक्वल टू और लेस देन 50,000, तो नो ई वे बिल रिक्वायर्ड, चाहे इंटर स्टेट सप्लाई हो या इंटर स्टेट सप्लाई हो, ई वे बिल नहीं चाहिए आपको। ओके सर। दिल्ली में क्या है, यूपी में और कई सारी स्टेटों में क्या है कि 50,000 से ज़्यादा, अब इफ़ इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से ज़्यादा है तो विद इन द स्टेट भी GST ई वे बिल चाहिए होता है। विद इन द स्टेट, यूपी में विद इन द स्टेट मुझे ई वे बिल चाहिए। अगर आप 50,000 से, मान लीजिए आप यूपी में इधर बॉर्डर पर, मान लीजिए अगर यूपी में नोएडा से लेके कानपुर सामान भेज रहे हो, दोनों यूपी हैं, लेकिन आपको अगर सामान की वैल्यू 52,000 रुपये हो गई तो आपको वो बिल ई वे बिल के साथ भेजना पड़ेगा, है ना। लोकल में भी, इंट्रा स्टेट में भी ई वे बिल चाहिए होता है, लेकिन क्या होना चाहिए, सप्लाई वैल्यू ऑफ द गुड्स शैल एक्सीड 50,000। इंटर स्टेट में तो 50,000 से हमेशा चाहिए ही चाहिए, किसी भी स्टेट में। वो तो देखो क्या कहानी है, ई वे बिल जो है IGST का जो रूल है, IGST ने तो बोला जब भी 50,000 से ज़्यादा की गुड्स होगी और मूवमेंट ऑफ गुड्स इज गोइंग आउटसाइड द स्टेट, स्टेट के बाहर जाएगा तो आपको ई वे बिल बनाना ही है। लेकिन आपको पता है कि जब GST बना था तो जैसे CGST पास हुआ, IGST पास हुआ, ऐसे ही सभी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने SGST भी पास करे, नहीं तो बिना टैक्स के, बिना एक्ट के टैक्स के लगाते। लेकिन जब SGST पास करा तो कुछ गवर्नमेंट ने अपने आप को अलग कर लिया ई वे बिल के रूल से लेके। कुछ छोटे छोटे जैसे रजिस्ट्रेशन के रूल थे, रजिस्ट्रेशन में टर्नओवर लिमिट स्टेटों में अलग अलग भी है ना, तो क्यों लिए, क्यों उन्होंने अपने आप को डेविएट कर लिया। मान लीजिए जैसे वो 4 स्पेशल स्टेट थे, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, वो तो स्टेट इतनी छोटी छोटी है, वहाँ अगर 40 लाख पे रजिस्ट्रेशन दोगे तो रजिस्ट्रेशन करने वाले 2 लोग नहीं मिलेंगे मुश्किल से। तो उन्होंने बोला भाई वहाँ टर्नओवर की लिमिट कम करो, अगर आप कहोगे 40 लाख में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 4 लोग भी मुश्किल से रजिस्ट्रेशन लेने वाले मिलेंगे, तो हमारे को तो रेवेन्यू नहीं आएगा कभी भी। इसलिए वहाँ टर्नओवर की लिमिट कम है, मतलब टर्नओवर लिमिट कम होने से एसएससी का नुकसान है, एसएससी का फायदा नहीं है, नुकसान है। गवर्नमेंट को पता था, उन छोटी स्टेटों को पता था कि हमारे यहाँ 40 लाख की टर्नओवर साल में करने वाले लोग मुट्ठी भर मिलेंगे, तो इसलिए मैं तो रजिस्ट्रेशन बिना, जब मेरा एसएससी रजिस्टर्ड ही नहीं होगा मेरी स्टेट में तो मेरे को पैसा कैसे आएगा। इसलिए वहाँ टर्नओवर लिमिट कम करी गई, क्योंकि वो छोटी स्टेट है, वहाँ पे वैल्यू का पॉपुलेशन कम है, ट्रांजैक्शन कम है,
इसलिए वहाँ टर्नओवर लिमिट कम करी, तो वो स्टेट ने अपने हिसाब को देखते हुए डेविएशन ले लिया। ऐसे ही ई वे बिल में डेविएशन है। दिल्ली में अगर आप पूरी दिल्ली में कहीं भी सामान भेजोगे, जब तक गुड्स की वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख तो आपको ई वे बिल नहीं बनाना। लेकिन अगर यूपी में भेजोगे, हरियाणा में भेजोगे तो 50,000 से ज़्यादा होते ई वे बिल बनाना पड़ेगा आपको। बेशक हरियाणा का हरियाणा में, यूपी का यूपी में ही है, लेकिन अगर गुड्स की वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000 तो ई वे बिल बनाना ही पड़ेगा। लेकिन 50,000 से कम में ना इंटर स्टेट में ई वे बिल चाहिए, ना इंट्रा स्टेट में ई वे बिल चाहिए। चले आगे।